तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग रेशो चैप्टर है हमारा यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 वॉल्यूम 3 का अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 CBSE RBSE दोनों के लिए काम आने वाले हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम लोग यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, इसमें गेम पूरा सिर्फ क्या है, फार्मूलाज का है और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल गेम भी है। क्यों? क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आप याद नहीं रख सकते कि भाई करंट असेट के अंदर क्या क्या आएगा। अब ये सब रटने थोड़ा ना बैठोगे, तो फार्मूला भी एक तरह से देखा जाए तो फार्मूला भी ऑन द स्पॉट आपको क्या करना है, ऑन द स्पॉट आपको क्रिएट करना पड़ेगा, जिससे कि क्या होगा, चीज़ें आप लोगों के लिए आसान हो जाएगी। इतने सारे फार्मूलाज याद करने का नाटक नहीं रहेगा। तो जैसे अगर मैं बात करूँ, हमने फाइनल अकाउंट्स पढ़ा था 11th क्लास में, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट पढ़ी थी। तो उसमें जिन भी बच्चों ने पूरा याद किया है उनको कि भाई ट्रेडिंग में क्या आएगा, P&L में क्या आएगा, अब बैलेंस शीट तो फिर ईजी हो ही जाती है। तो ट्रेडिंग में क्या आता था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट इनकम, P&L में आता था इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को समझ लेना कि भाई कौन से होते हैं, तो हमारे लिए आसान हो जाता था कि ट्रेडिंग में किसको डालना है और P&L में किसको डालना है। और उसके बाद थोड़े बहुत एक्सेप्शंस चलते थे, समझ लो, एक्सेप्शंस चलते थे कि यार कई चीज़ें हमें लगती थी कि नहीं ये ट्रेडिंग में नहीं आनी चाहिए लेकिन उसमें आती थी, और कई चीज़ लगती थी कि यार ये तो P&L में आनी चाहिए लेकिन वो ट्रेडिंग में जाती थी, समझ लो। तो एक्सेप्शंस हर जगह है, यहाँ पे भी थोड़ी बहुत चीज़ें आप लोगों को मिलेगी। लेकिन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हम क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कंप्यूट द करंट रेशो। करंट रेशो आपको फाइंड करना है। सबसे पहले यूनिट्स गिन लो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यूनिट्स है दिमाग में रखने के लिए कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ का काम आने वाली है। तो सबसे पहली चीज़ लैंड और बिल्डिंग को हटा दो, क्योंकि लैंड और बिल्डिंग क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए है। और हम यहाँ पे निकालने वाले हैं करंट असेट और करंट लाइबिलिटी, क्योंकि हमें यहाँ निकालना है करंट रेशो। तो करंट रेशो का फॉर्मूला ही क्या होता है, करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। अब करंट असेट मतलब जो 1 साल के अंदर ख़त्म हो जाए, क्या बोल रहा है, 1 ईयर के अंदर जिसको ख़त्म करना हो वही करंट असेट होती है। अगर ये पता होगा तो आप लोगों के लिए काम आसान होने वाला है। इन्वेंट्री मतलब हो गया हमारा यहाँ पर, इन्वेंट्री का मतलब हमारा हो जाता है स्टॉक, समझ रहे हो। तो स्टॉक हर साल चेंज होता है, ठीक है। इन्वेंट्री जिसमें आएगा ट्रेड रिसीवेबल, व्यापार से रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड जो भी चीज़ें रिसीव होंगी वो भी 1 साल के अंदर हमें क्या करना होता है, ख़त्म करना होता है। करंट इन्वेस्टमेंट, ये तो करंट आ ही गया, नाम ही आ गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये जितनी भी करंट असेट मतलब जो करंट असेट्स में हमें इंक्लूड करना है वो 1 साल के अंदर ख़त्म होने वाली होंगी। और एक चीज़ और, जितने ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करते जाओगे उतना आप लोगों का दिमाग खुलता जाएगा। अब बात करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग को क्यों नहीं लिया, क्योंकि भाई वो लंबे समय तक चलेंगी चीज़ें। अब और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को नहीं ले रहा, क्योंकि वो 1 साल से ज़्यादा ही चलती हैं, कम से कम 5 साल की होती हैं, समझ लो। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स मतलब 1 साल के अंदर ख़त्म करनी है उसको। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का केल क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आ गया शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स मतलब लाइबिलिटी है हमारी, समझ लो। बोरो किया है हमने, पैसा उधार लिया है मार्केट से। प्रोविज़न फॉर टैक्स हर साल दिया जाता है, उसके ऊपर आपने कोई प्रोविज़न बना रखा है। प्रोविज़न अगर किसी को नहीं पता हो तो समझ लो भाई कोई भी रिजर्व्स वगैरह या किस तरीके से पैसा इकट्ठा करके रखना फ्यूचर के लिए। अगर मान लो कभी हमारे पास जेब में पैसा नहीं हो तो उसके लिए हम पहले से क्या करते हैं, प्रोविज़न प्रावधान बना के रखते हैं। क्या रखते हैं, प्रोविज़न बना के रखते हैं। जैसे घर में भी हमारे साथ क्या होता है, सेविंग्स हम करके चलते हैं कि फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत आए तो हम कर लेंगे। ट्रेड पेबल, जब यहाँ ट्रेड रिसीवेबल आया है तो बिज़नेस कर रहे हैं ना, बिज़नेस रिलेटेड जो भी चीज़ रिसीव होगी वो हम करंट असेट में डाल देंगे। और पेबल है मतलब एक तरह से BRBP समझ लो इसको, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल होता था जैसे, वैसे ये ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल वैसे के वैसे नहीं है, एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन वैसे समझ लो कि हाँ भाई उस चीज़ से रिलेटेड बात कर रहा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, भैया बकाया खर्चे हैं, तो सीधा सा लॉजिक ये है कि जो लॉन्ग टर्म से रिलेटेड मतलब 1 साल से अधिक जो भी चीज़ दिखेंगी वो इसमें हम नहीं इंक्लूड करेंगे, और जो 1 साल से कम दिखेंगी या 1 साल के अंदर ख़त्म होने वाली सिचुएशंस होंगी उनको हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंक्लूड करने वाले हैं। तो इस तरीके से हमारी करंट असेट हमने कैलकुलेट कर ही ली होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। बस कैलकुलेशन करके आपको टोटल करके क्या करना है, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देना है, क्योंकि करंट असेट अपन करंट लाइबिलिटी होता है। अब ये कैलकुलेशन तो आप खुद ही कर लोगे, समझ लो कितना आ गया 20/8, लेकिन इसमें कन्फ्यूज़ जाते हैं कई बच्चे। 2 10 2 4 2 2 2 5 कितना आ गया, अब ये तो पता ही है 2.5 ही आना है, और अपॉन में कुछ नहीं है तो 1। तो ये 2.5 अपॉन 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2.5 अपॉन 1 को, ये जो फ्रैक्शन में होता है यही क्या होता है हमारा, रेशो में होता है। मैथ्स पढ़ रखी है ना, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर चलने वाला है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ये जो कैलकुलेशन वर्क है ये ऐड करना, ये तो बहुत छोटी मोटी बात है, आप लोग 12th क्लास में हो तो आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल सी चीज़ आती है जो कि मैं नहीं बताता। वीडियोज़ में मैं कई चीज़ें छोड़ देता हूँ आप लोगों के लिए, कई चीज़ें गलत भी करता हूँ, जिससे मुझे ये पता चलता है कि यार आप लोगों ने वीडियो बड़े ध्यान से देखा होगा। हाँ, तो हम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट अ करंट रेशो एंड द क्विक रेशो।
हाँ भाई, यहाँ पे करंट रेशो भी आपको फाइंड करना है और क्विक रेशो भी फाइंड करना है, और फर्स्ट वाले में सिर्फ करंट रेशो फाइंड करना था हमें यहाँ पर। तो क्या बोलना चाह रहा है, करंट रेशो इज इक्वल टू करंट असेट अपन करंट लाइबिलिटी, और क्विक रेशो में क्या होगा, लिक्विड असेट आएगी और करंट लाइबिलिटी आएगी। तो करंट लाइबिलिटी तो सेम है, लेकिन ऊपर क्या आ गया, लिक्विड असेट आ गई। तो एक फार्मूला यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और वो एक वर्ड चेंज होने के चक्कर में क्या हो गया, पूरा फार्मूले का नाम ही चेंज हो गया। लिक्विड आते ही क्या हो गया, करंट असेट की जगह लिक्विड असेट आते ही क्या हो गया, करंट रेशो क्विक रेशो में कन्वर्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ ध्यान रखेंगे। सबसे पहले निकालेंगे करंट असेट, करंट लाइबिलिटी और लिक्विड असेट। करंट असेट तो आपको समझ में आ गई, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज एक्सेप्ट लूज टूल्स इसमें इंक्लूड नहीं करने हैं, ध्यान रखना। अगर अलग से दे रखे हो लूज टूल्स तो उनको लेस कर देना। ट्रेड रिसीवेबल्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। फिर शॉर्ट टर्म आ गया ना जहाँ, फिर इतना दिमाग में लगाना, लोन्स एंड एडवांसेस। अब एडवांसेस का मतलब, लोन्स एंड एडवांसेस अगर साथ में वर्ड आएगा तो आपको क्या ध्यान रखना कि एडवांस में अगर कोई चीज़ है दैट मीन्स आपकी करंट असेट है ना, समझ रहे हो क्या। एडवांस में कोई चीज़ आपने किसी को दे रखी है, इसका मतलब अब जैसे देखो प्रीपेड इंश्योरेंस है, ये भी तो एडवांस में ही दे रखा है आपने किसी को, तभी तो आपकी असेट है। प्रीपेड इंश्योरेंस पहले से पे कर दिया तो फ्यूचर की टेंशन नहीं है ना आपको। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स पहले से चुका दिया, मतलब आपकी असेट क्रिएट हो गई। अभी भी चुकाना बाकी है, दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग। हाँ भाई, अगर अभी भी चुकाना बाकी है कोई पैसा, दैट मीन्स कि वो अभी भी आपका आउटस्टैंडिंग होगा, और वो आपकी लाइबिलिटी क्रिएट करता है कि आपको कभी ना कभी तो उस पेमेंट को क्या करना होगा, देना ही होगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो हमारी असेट होती है, पता है आप लोगों को, और एक साल में ख़त्म होने वाली होती है, इसलिए उसको करंट असेट में इंक्लूड किया गया है। करंट लाइबिलिटी, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, अदर करंट लाइबिलिटी। करंट आ गया ना वर्ड, तो आएगा ही आएगा। शॉर्ट टर्म है, आएगा ही आएगा। शॉर्ट टर्म है, आएगा। ट्रेड बिजनेस रिलेटेड है तो वो चीज़ आएगी। अब जो नहीं आया उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, अदर करंट लाइबिलिटी आए, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आए हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स आया है, प्रीपेड इंश्योरेंस आया है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स नहीं लिया भाई, लॉन्ग टर्म का हमें क्या लेन देना, हमें तो सिर्फ बात करनी है करंट की, और करंट क्या होती है, शॉर्ट टर्म ही होती है, मतलब 1 ईयर के अंदर अंदर फिनिश होने वाला गेम। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हुई है, ट्रेड पेबल्स आया है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आया, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज। नॉन करंट का क्या लेन देना, करंट का लेन देना हमें तो दो चीज़ें नहीं आई, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब आप चाहे काउंट कर लो, देखो ये टोटल कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टर्म्स थी। 13 में से 2 नहीं आई, मतलब 11 टर्म्स हमारे पास टोटल होगी। देखो कभी कोई गलती नहीं करो, इसलिए मैं तरीका सिखा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गई 8 9 10 11, ये पूरी 11 हो गई। आई बात समझ में। तो टोटल 11 टर्म्स हमारे आ गई, लेकिन हमें जो चाहिए अभी लिक्विड असेट भी तो चाहिए इसमें, क्योंकि हमें लिक्विड रेशो निकालना है। तो लिक्विड असेट निकालने के लिए क्या करना होता है, करंट असेट में से इन्वेंट्रीज, प्रीपेड इंश्योरेंस और एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स निकाल देना। क्या निकालोगे भाई, लिक्विड असेट। लिक्विड असेट कौन कौन सी हो गई, अगर मैं पूरी करंट असेट की बात करूँ तो देखो करंट इन्वेस्टमेंट भी था, इन्वेंट्रीज था, ट्रेड रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म, प्रीपेड इंश्योरेंस, एडवांस पेमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें निकाला क्या क्या उसने, एक तो इन्वेंट्री निकाल दिया भाई, इन्वेंट्री निकालो, ठीक है, अभी बताते हैं क्यों निकाला। प्रीपेड इंश्योरेंस, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, प्रीपेड इंश्योरेंस और एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, ये 3 चीज़ें निकालने के बाद बचा क्या, करंट इन्वेस्टमेंट आएगी। क्यों, क्योंकि वो असेट में इंक्लूड होती है। ट्रेड रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जो 3 तरीके की चीज़ें निकली है वो क्या निकली हमारी, इन्वेंट्रीज, प्रीपेड इंश्योरेंस और एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स हमने यहाँ पर क्या कर दिया, निकाल दिया। तो वो हमारी क्या हो जाएगी, लिक्विड असेट यहाँ पर हमारी निकल के आ जाएगी। कितना आया अमाउंट हमारा यहाँ पर, 4,48,000 हो गया। उस 4,48,000 को हमने यहाँ पे क्विक रेशो में, क्विक असेट में लिक्विड असेट में हमने क्या कर लिया, यूज़ कर लिया। और करंट लाइबिलिटी हम पहले निकाल चुके थे। कैलकुलेशन वर्क करना है, कितना होगा भाई, 2,80,000 है, नीचे 30 कैंसिल हो गई। उसके बाद इसको कट करते जाओ, 2 2 4 1 4 0 112 70। अब इसको डायरेक्ट कट कर लेना, 112 को 70 से, 70 1 कितना हो गया 70, लेस करेंगे कितना हो जाएगा भाई 30 40 42 करते जाना। उसके बाद आपका आ जाएगा 1.6 करके आएगा। कैसे आएगा, देखो यहाँ पॉइंट लगा, ओ नो, या तो इरेजर ऑन हो गया, यहाँ पे लगा पॉइंट और यहाँ जगह 0 और 7 6 कितना हो गया 42 0, 76 कितना हो जाएगा 142 और 0, और 71 70 तो गया ही था। तो 112/70 इज इक्वल टू 1.6/1, क्योंकि 71 तो 70 करा था ना हमने, 70 डायरेक्ट डिवाइड कर दो, 1.6 रेशो 1 आ गया। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। हाँ तो बच्चों, यहाँ से एक चीज़ आप ध्यान रखो कि लिक्विड असेट का मतलब है क्या, लिक्विड असेट में कौन सी चीज़ें इंक्लूड नहीं करनी और क्यों नहीं करनी, उसका रीज़न बता देता हूँ।
कि लिक्विड असेट में सिर्फ वही चीज़ें इंक्लूड रखनी है कि जिनको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो जल्दी से जल्दी, समझ रहे हो। कैश में क्या कर सकते हो, कन्वर्टेबल हो कैश में, और वो भी बहुत जल्दी से, समझ रहे हो, रैपिडली। इसको बोल सकते हैं करंट असेट माइनस इन्वेंट्रीज़। इन्वेंट्रीज हो गई, प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, इन तीनों चीज़ों को आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते जल्दी से। तो इसलिए इसको इनमें से क्या कर दिया, निकाल दिया, और उसके अलावा जो भी बची हुई चीज़ें थी उनको इसमें इंक्लूड रखा। तो लिक्विड असेट का एक छोटा सा ध्यान रखना बात, कि ऐसी असेट जो कि जल्दी से कन्वर्ट की जा सकती है कैश में, उसको लिक्विड असेट कहा जाता है। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर गिवन टू यू। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। मैं स्टार्ट क्या बोल रहा है, गुडविल है, इन्वेंट्रीज है, ट्रेड। काउंट कर लो सबसे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे 12 टर्म्स हैं। क्या निकालने के लिए कहा है, बोला नहीं क्वेश्चन में, इसमें तो बोला फॉलोइंग पर्टिकुलर आर गिवन टू यू, और सॉल्यूशन इसमें करने के लिए कह दिया। ये गजब का खेल खेला है इसने, इसमें बोला नहीं है। और इसमें भी क्या बोल रहा है, आपने करंट रेशो और करंट रेशो निकाला है, और लिक्विड मतलब कोई एक रेशो निकाला है। तो सेकंड वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें तो बोल रखा था, लेकिन इसमें नहीं बोल रखा, हो सकता है यहाँ पे मिस कर दिया उसने, लेकिन हाँ आप लोगों को बुक के अंदर ज़रूर मिल जाएगा। मैं बुक में निकाल देता हूँ, यहाँ पे क्या लिख रखा है। हाँ भाई, आप लोगों के पास सभी के पास बुक होगी, तो बुक के अंदर यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर इन्होंने मिस कर दी है, वो लिखी हुई है कि कैलकुलेट आप लोगों को करना है क्या, करंट असेट और नहीं, करंट असेट नहीं, करंट रेशो और क्विक रेशो आपको फाइंड करना है, जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा गेम क्या है, अलग होने वाला है, तो बड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले हम देखेंगे भाई कितनी चीज़ हो गई। 12 चीज़ें हैं ना, 12 टर्म्स हैं। तो 12 में से अगर देखा जाए तो 11 ही है। ट्रेड रिसीवेबल में से लेस करके प्रोविज़न यहाँ पे दिखा रखा है 1,30,000 है, ठीक है। अब इसमें बुक में देख लेते हैं क्या गेम है। बुक में भी देखो, इसमें भी आधा दे रखा है गेम वापस से, कोई दिक्कत नहीं है। हमें यहाँ पे जो मेन चीज़ देखनी है वो क्या है, कि यहाँ अमाउंट में लिख दूँगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ 1,35,000 दे रखा है, 5,000 रुपीज़ यहाँ लेस प्रोविज़न करा है, लेस किया, उसके बाद में 1,30,000 रुपीज़ यहाँ पे बचा है। तो हम स्टार्ट करते हुए करंट असेट कैसे निकालनी है, वो इन्वेंट्री, ट्रेड, जो कुछ नई चीज़ आएगी उसके बारे में बताऊँगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, पेमेंट इन एडवांस। मान लो आपने पहले से पेमेंट कर दिया कहीं पर, तो अभी आप पूरे साल, जैसे 6 महीने का आपने पेमेंट कर दिया एक साथ जिम जाने का, जिम है ना, तो आपको अब 6 महीने रिलैक्स रहना पड़ेगा, तो आपकी असेट क्रिएट हो गई। अब उस जिम में चौड़े होके जा सकते हो आप, समझ रहे हो, कि भैया मैंने पहले से पैसा जमा करा रखा है, मेरे को टेंशन नहीं है, मेरी 6 मंथ्स की असेट है, कि यहाँ पे मुझे कोई भी फ़ीस के बारे में पूछेगा नहीं, समझ रहे हो। पूछ लेगा तो मैं ज़्यादा नहीं नाटकबाजी करनी, समझ रहे हो। ये तो बोलता रहता है भैया पहले फ़ीस जमा कराओ, ऐसे कराओ। तो एक्रूड इनकम पहले से कमा रही है, समझ रहे, असेट हो गई ना। एक्रूड का मतलब क्या हो गया हमारा, यहाँ पर एक तरह से यहाँ पर हो गई हमारी उपार्जित आय, जिसको बोल सकते हैं, कमा ली गई, तो असेट हो गई ना, ठीक है। असेट वो सारी चीज़ें हो गई जो हमने कमा ली है, अभी कमाई नहीं है, अभी लाइबिलिटी है, अभी बकाया है, अभी देना है, वो सब लाइबिलिटीज़ में जाएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे टर्म्स कितनी हो गई, यहाँ पे देखो इन्वेंट्री 1 2 3 4 5 6 तो टर्म ही हो गई, 7 8 9 10, तो 10 टर्म्स काम में आई है 11 में से। 11 में से ये देखो ट्रेड रिसीवेबल और प्रोविज़न एक ही में था। तो अगर हम देख लें कौन कौन सी आ गई है भैया, एक्सपेंसेस पेबल, ये रहा, ट्रेड पेबल्स ये रहा, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस ये रहा, देखो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी इसमें ये यहाँ पर इसमें काम आई होगी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स ये रहा। तो भैया ये चारों चीज़ें तो आ गई हमारी किसमें काम, करंट लाइबिलिटी निकालने में, ठीक है। उसके अलावा एक्रूड इनकम लिखा है, कैश एंड कैशिंग में, पेमेंट इन एडवांस, इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेंट्रीज और गुडविल नहीं लिया है हमने, क्या नहीं लिया, गुडविल। गुडविल थोड़ा ना उसमें आता है, गुडविल तो लॉन्ग टर्म के लिए चलती है भाई। गुडविल सिर्फ 1 साल का थोड़ा ना कार्यक्रम है कि उसको हमें यहाँ पे ख़त्म कर देना है, समझ रहे हो बात को। तो गुडविल के अलावा बाकी सारी चीज़ें हमने 10 टर्म्स यूज़ में लिए हैं। और ट्रेड रिसीवेबल में लेस प्रोविज़न करके 1,30,000 हमने यहाँ पर क्या लिया है, पूरा एक्चुअल में ट्रेड रिसीवेबल लिया है, प्रोविज़न हमने नहीं इसमें दिखाया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ पे आपकी करंट असेट और अपॉन करंट लाइबिलिटी हो जाएगी 3.2:1। अब ये तो मैथ्स का क्वेश्चन है ना, कैलकुलेशन वर्क है, ये तो आप लोगों को आ जाना चाहिए। अब इसमें इन्वेंट्री और पेमेंट एडवांस, ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ क्या कर दी, निकाल दी इसमें से, क्योंकि इन दोनों को क्या नहीं कर सकते थे हम, इंस्टेंट, हाँ भाई इंस्टेंट कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने क्या कर दिया, इन दोनों चीज़ों को निकाल दिया। और उसके अलावा जो बचा हमारा वो क्या आ गया, लिक्विड असेट आ गया। और लिक्विड असेट का हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे,
लिक्विड असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू हमारा यहाँ पे हो गया लिक्विड रेशो, मतलब क्विक रेशो, सॉरी क्या हो गया यहाँ पर, क्विक रेशो आ गया। क्विक का मतलब ही समझ जाओ ना, क्विक यानी जल्दी से जिसको कैश में कन्वर्ट किया जा सके, समझ पा रहे हो बात। तो वही वाला गेम यहाँ पर है कि जिसको जल्दी से कैश में कन्वर्ट किया जा सके वो हमारी क्या होगी यहाँ पर, लिक्विड असेट होगी। और उससे हम क्या निकालेंगे, क्विक रेशो निकालेंगे। अभी जो इसने नीचे कमेंट कर रखा है इसका सीन क्या है, इसमें क्वेश्चन में कंप्लीट दे नहीं रखा था, लेकिन आप बुक में देखोगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा क्या लिखा हुआ है कि व्हाट कंक्लूज़न, क्या निष्कर्ष निकलता है, कंक्लूज़न मतलब निष्कर्ष, डू यू ड्रॉ फ्रॉम दीज रेशोज। हाँ भाई, क्या निष्कर्ष आपका निकलता है। तो एक चीज़ बता दूँ कि क्या करंट रेशो का मिनिमम जिसको बोलते हैं ना, करंट रेशो 2:1 होना चाहिए। मतलब एक कहते हैं ना रीजनेबल, या फिर बोले आइडियल करंट है ना, आइडियल करंट रेशो, समझ रहे हो, एक रीज़नेबल है ना जिसको बोलते हैं कि भाई इतना तो होना ही चाहिए, 2:1 करंट रेशो हो तो बढ़िया माना जाता है। वैसे ही आइडियल लिक्विड रेशो हमारा होता है 1:1, समझ गए बात। तो अगर इससे ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं, कम होगा तो दिक्कत है। तो यही बोलना चाह रहा है कमेंट में, द शॉर्ट टर्म, क्योंकि इसने पूछा कंक्लूजन क्या निकालोगे, व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ फ्रॉम दीज रेशोज। द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री बिकॉज इट्स करंट रेशो इज़ 3.2:1 विच इज़ मोर देन द आइडियल। हाँ भाई, विच इज़ मोर देन द आइडियल करंट रेशो 2:1। 2:1 से क्या है, ज़्यादा अच्छा है, 3.2:1। लिक्विड रेशो ऑफ द कंपनी इज़ 1.4:1 विच इज़ ऑल्सो मोर देन द आइडियल लिक्विड रेशो ऑफ 1:1। समझ गए कहानी। देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट द कंपनी इज़ इन द पोजीशन ऑफ पैट एंड इट्स करंट लाइबिलिटी इंस्टेंटली। मतलब एक अच्छी कंडीशन में है कंपनी, ये वो कहना चाह रहा है इनडायरेक्ट में। आगे बात समझ में। हाँ, तो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट करंट रेशो एंड क्विक रेशो फॉर द फॉलोइंग, ऑल्सो गिव योर ओपिनियन अबाउट द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। हाँ भाई, इसमें भी वही सारी सिचुएशन बतानी। कमेंट द आइडियल करंट ऑफ द 2:1 बट इट इज़ इन द केस ऑफ 1.92, समझ लो 1.92 रहेगा ना, विच इज़ लेस द आइडियल रेशो। तो एक तरह से ये क्या हो गया, थर्ड का बिल्कुल अपोजिट हो गया। थर्ड वाला जो हमने क्वेश्चन करा था उसका थोड़ा अपोजिट हो गया गेम। स्टार्ट करते भाई, टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5। इन्वेंट्री में इसको रखो तीनों को, ठीक है, तीनों है ना, ऐड कर लेना। लूज टूल देखो अलग आ गए, तो लूज टूल किस में शामिल नहीं होता वो देखना, अभी बात आएगी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे इंटरेस्टिंग होता जाता है कार्यक्रम। 5 हो गई, 6 7 8 9 10 11 टर्म्स हो गए हमारे पास टोटल। अब देख लेते भैया, सबसे पहले करंट रेशो क्विक रेशो निकालना है हमें यहाँ पर। तो करंट रेशो के लिए, करंट एसेट निकालने के लिए कैश या आगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ट्रेड रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री ऑफ द रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ द फिनिश गुड। देखो लूज टूल्स नहीं लिया है इसने, इन्वेंट्री ऑफ द रॉ मटेरियल लिया, इन्वेंट्री ऑफ द फिनिश गुड लिया, लूज टूल नहीं लिया है। एक्सेप्ट लूज टूल करके आ रहा था, इसलिए कहता हूँ पूरे के पूरे वीडियोस ज़रूर देखा करो, जिससे आप लोगों को चीज़ें एक एक समझ में आ पाए। तो इसमें टूल्स अलग से दे रखा था, इसलिए इसने इंक्लूड नहीं किया। प्रीपेड एक्सपेंसेस, भाई पहले से एक्सपेंस कर दिया, आनंद लोगे नहीं लोगे उसके, तो वो आपकी असेट बनेगी नहीं बनेगी, क्या बनेगी, असेट बन जाएगी। तो इस तरीके से हमारे 2,50,000 हमारी क्या हो गई यहाँ पर, करंट असेट हो गई। अब यहाँ पे करंट लाइबिलिटी है क्या, ट्रेड पेबल्स, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो बात कर लेते सबसे पहले कौन कौन चीज़ें हमारे यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 चीज़ें आ गई। 6 में ना ये एक ही है, ठीक है, तो मतलब 5 चीज़ें हो गई। कौन कौन सी, कैश एंड कैश में, ट्रेड रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। हाँ भाई, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी इसमें, लॉन्ग टर्म हम लेते ही नहीं है, ये एक हट गई वैसे पहले। तो टोटल कितनी थी, 5 6 7 8 9 10 11 थी, 11 में से एक हट गई, कितने बचे, 10 टर्म्स हमारे पास टोटल एक्चुअल में बची है अभी। और उसमें से देखो प्लांट एंड मशीनरी भी नहीं लेंगे इसमें, यही और बता दूँ, प्लांट एंड मशीनरी हमारी असेट तो होती है लेकिन करंट असेट नहीं होती है, ध्यान रखना, क्योंकि वो 1 साल के अंदर ख़त्म नहीं होगी। तो यहाँ पे कितनी टर्म्स हो गई हमारी, देखा जाए तो पूरी टोटल अब 9 ही रह गई। उसके बाद ट्रेड पेबल्स, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस भी नहीं लेंगे मेरे हिसाब से यहाँ पर। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस का भी क्या ही लेना देना है, क्योंकि वो करंट असेट लाइबिलिटी होती नहीं है ना, ये तो P&L बैलेंस आपको दिखा रहा है। मतलब ये तो बात ही अलग कर दी, बैलेंस शीट से रिलेटेड ही नहीं, और बैलेंस शीट में आती है असेट और लाइबिलिटी, समझ रहे हो। तो एक और टर्म हमारी कम हो गई, तो टोटल हमारी कितनी होगी, टर्म 8 आएंगी। अब एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल टर्म्स हमारी कितनी है। तो भैया हर चीज़ का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए चलो, तो चीज़ें आप लोगों के लिए क्या होंगी, आसान हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ भाई, 9 टर्म्स इसने यूज़ करी, क्यों करी पता है, यहाँ तो 8 ही आ रही थी, क्योंकि ना 8 वाली टर्म है ना, उसमें ये 2 हैं, रॉ मटेरियल भी है, फिनिश गुड्स भी है। देखो अलग अलग लिखा है, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। तो हो गई ना 8 + 1 9 हो गई ना। इस तरीके से 9 टर्म्स आ रही है हमारी टोटल, क्लियर है बात।
तो अभी यहाँ पे ट्रेड पेबल, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ट्रेड पेबल्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जरूरी नहीं है कि एक साथ ही आए, यहाँ पर एक साथ दे रखी है करंट लाइबिलिटी, ये हमने इसमें दिखा दी। लिक्विड असेट में से क्या करना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस ट्रेड रिसीवेबल प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ही रखना है, इसमें 3 चीज़ें ही रखनी है उसमें। अब इसने अलग तरीका कर दिया, क्या इसको लगा कि भाई 3 चीज़ें ऐड करके जब निकल रही है तो इतना सब कुछ लेस क्यों करे, इसलिए इसने करंट असेट में से माइनस करना सही नहीं समझा। इसने कहा भाई मेन चीज़ उठा लो जो कैश में कन्वर्ट हो सकती है इंस्टेंटली, क्विकली, इसलिए इसका नाम रखा है क्विक रेशो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था, ट्रेड रिसीवेबल था और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट थी। इसने क्या नहीं करा, करंट असेट में से 1, 2, 3 को माइनस करना सही नहीं समझा। उसने कहा भाई इन तीनों को प्लस कर लो ना, बस ख़त्म बात। करंट असेट भी अलग से लिखना पड़ेगा, फिर उसमें से इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड, प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो कार्यक्रम क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो हमें क्या करना होता है, स्वीट एंड शॉर्ट, बेस्ट एंड बटर नहीं, बेस्ट एंड बेस्ट देना होता है जिससे एग्जामिनर को प्रॉब्लम नहीं हो और शॉर्टकट भी हो और बहुत ज़्यादा इतना भी शॉर्ट नहीं हो जाए कि आप बिल्कुल ही एग्जामिनर के समझ से बाहर हो। तो थोड़ा बहुत जो जहाँ काम आसानी से हो रहा है उसको पकड़ेंगे हम। क्या, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिया, ट्रेड रिसीवेबल लिया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ले लिया, तीनों को ऐड। यहाँ पर देखो इसने कलाकारी देखो क्या कर रखी है, यहाँ पर इसने माइनस कर रखा है लेकिन होगा ये प्लस एक्चुअल में। यहाँ प्लस की साइन की जगह माइनस इसने लगा दी गलती से, कर ये प्लस ही रहा है और होगा भी प्लस ही, क्योंकि यहाँ पे भी देखो प्लस के साइन है। अभी छोटी मोटी गलती करता रहता है ना। तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेना, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.78:1 आ जाएगा। वो कैसे आएगा, कैलकुलेशन आप लोगों को करके बताता हूँ मैं। अभी 0.78:1 आया कैसे वो मैं बताता हूँ। देखो 1,01,000, कई बच्चों को पता भी होगा, वो लगेगा भाई सर क्यों ही बता रहे हो, लेकिन एक बार देख लो 30 कैंसिल हो गई। अब 130 की टेबल बोलनी है आपको, तो 101 से डिवाइड करना है 130 को, तब होता है यहाँ पे पॉइंट लगेगा पहले, फिर यहाँ 0 आ जाएगी। अब 13 7 का कितना होता है, 13 7 का होता है 91। तब होता है 101 से कंपेयर करना है 13 को, ये 0 और ये 0 तो भूल जाओ एक बार के लिए। तो 130 को 7 से मल्टीप्लाई करके देख लो। अब कई लोग बच्चे तो कैलकुलेटर यूज़ करेंगे ना, तो गलत है भैया, कैलकुलेटर यूज़ मत करो। 910 यहाँ पर आ जाएगा, 910 यहाँ लिखो, कितना आ जाएगा भाई 200, यहाँ पे डिफरेंस आ गया, नहीं 100 ही तो आया। 100 का यहाँ पर क्या आ गया हमारे डिफरेंस आ जाएगा। उसके बाद पॉइंट लगने वाली है 7 तो आएगा, 13 7 91। फिर उसके बाद 1 0 और लगा दो यहाँ पर, क्योंकि एक बार पॉइंट लगने बाद 0 लगी जाती है। फिर 13 7 91, 910, फिर कितना आ जाएगा 90, फिर 0, ठीक है। तो इस तरीके से 0.77 मतलब 0.77 आगे जो थर्ड नंबर आएगा अगर वो 5 या मोर देन 5 होता है, क्या होता है 5 या मोर देन 5 होता है, जैसे कि यहाँ पे 13 6 करके आएगा, क्या आएगा, यहाँ जगह बची नहीं, 13 6 आएगा, तो ये 7 क्या बन जाएगा, 7 8 बन जाएगा। अब जिसको मैथ्स पढ़ी हुई है, जिसको पता है मैथ अच्छे ध्यान से पढ़ी है, उसके लिए तो ये चीज़ आसान होगी। पॉइंट के बाद 2 नंबर लेते हैं, अगर थर्ड नंबर 5 या मोर देन 5 आता है तो वो 7 क्या हो जाएगा, 7 8 हो जाएगा। 7 8 होता तो 7 9 हो जाता, 7 9 होता तो 8 0 हो जाता, मतलब एक नंबर आगे यहाँ पे बढ़ जाता है, इसलिए आ गया। और डिवाइड में तो फिर वो वहाँ पर होना ही है, और डिवाइड में तो 1 आना ही है ना, क्योंकि पूरा डिवाइड गया, ठीक है। अब जो मेन बात है वो कहानी वही है समझने की। इसी तरीके से इसको भी कर लेना, 1.92:1। क्या बोल रहा है, कमेंट द आइडियल करंट रेशो ऑफ द 2:1 नहीं है ना, 1.92 रह गया, ठीक है। विच इज़ लेस देन द आइडियल रेशो, देयर इट कैन नॉट बी फॉर्म इन द इट कैन बी सेड दैट द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है। द आइडियल क्विक रेशो 1:1 और ये भी 0.78 ही रह गया। एंड द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैन नॉट बी सेट टू बी सेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फैक्शन वाला नहीं है। इससे ज़्यादा होता ना तो चलेगा, कम होने के बाद दिक्कत हो जाती है। ऐसे ही फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट द करंट रेशो, टोटल एसेट आपको दे रखी है, नॉन करंट एसेट दे रखी है। भाई टोटल एसेट में से नॉन करंट एसेट निकाल दोगे तो करंट एसेट बची, जो करंट एसेट होगी सिंपल, देखो वही कर रखा है। टोटल एसेट में से नॉन करंट गई तो बचेगी जो क्या आ जाएगी हमारी, करंट एसेट आ जाएगी। करंट एसेट निकल के करंट लाइबिलिटी के लिए क्या करना होगा हमें, टोटल एसेट में से शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और नॉन करंट लाइबिलिटी। कैसे भैया, क्यों करा, रीज़न समझना क्यों करा ये सारा सीन। पूरी एसेट में से करंट लाइबिलिटी क्यों बचेगी, देखो शेयर कैपिटल लॉन्ग टर्म के लिए होता है, रिजर्व एंड सरप्लस लॉन्ग टर्म के लिए होता है, 1 साल के लिए, ऐसे नहीं हर साल के अंदर। और नॉन करंट लाइबिलिटी तो करंट लाइबिलिटी में इंक्लूड हो ही नहीं सकती, इसलिए इन तीनों को क्या कर दिया हमने, लेस कर दिया। और यहाँ पे जो प्लस के साइन लगा रखे ना, इनको इग्नोर करना, इन तीनों को प्लस करना, ठीक है। और 40 लाख में से माइनस कर देना, ये आ जाएगा 5 लाख। देखो 24 लाख प्लस 3 लाख 27 प्लस 8 35 लाख। अगर 40 लाख में से लेस करोगे आप
तो कितना बचेगा, पता ही है ना, 5 लाख ही तो बचेगा। इस तरीके से 18 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख कर देना, 3.6:1 हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन ना धीरे धीरे चीज़ें सिंपल होती जाएंगी, बस आप लोगों को मेनली चीज़ समझनी क्या है। जैसे मैंने बताया ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट को रटा नहीं था हमने समझा था, उसी तरीके से ये वाला गेम खेलना है। कैलकुलेट द करंट रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या बोल रहा है, टोटल असेट दे रखी है आपको, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखी है, लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है, शेयर होल्डर्स फंड दे रखा है, मशीन दे रखी है, नॉन करंट लाइबिलिटी दे रखी है। करंट असेट अपन करंट लाइबिलिटी करना है। करंट असेट निकालने के लिए क्या करना है, टोटल असेट में फिक्स असेट। हाँ भाई, ऑब्वियसली बात है, जो करंट असेट है उसमें फिक्स असेट आ नहीं सकती, क्योंकि फिक्स असेट क्या होती है, लॉन्ग टर्म के लिए होती है। लॉन्ग टर्म वाली कोई भी चीज़ हमने करंट असेट में इंक्लूड नहीं करनी होती है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो पता ही है, जब करंट की बात कर रहे हैं तो नॉन करंट उसमें इंक्लूड होगी कैसे, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगी, और दूसरी चीज़ क्या नहीं आएगी यहाँ पर, फिक्स असेट भी नहीं आएगी। अब फिक्स असेट कहाँ पर है, यहाँ पर आपको दिख रही है फिक्स असेट। हाँ भाई, लैंड एंड बिल्डिंग को ही तो फिक्स असेट बोलते हैं, क्योंकि एक ही जगह ये क्या होती है, खड़ी रहती है, समझ लो। फिक्स मतलब एक ही जगह कोई चीज़ फिक्स है, दैट इज़ कॉल्ड फिक्स असेट। तो लैंड एंड बिल्डिंग थोड़ी ना चल चल के कहीं भाग जाती है, वहीं की वहीं रहती है, इसलिए इसको हमने फिक्स असेट में यहाँ पर क्या किया है, काउंट किया है। आई बात समझ में। इसी तरीके से हमें आगे बढ़ना है। करंट लाइबिलिटी कैसे निकालनी है, टोटल असेट में से शेयर होल्डर फंड। भैया शेयर होल्डर फंड क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए, और नॉन करंट लाइबिलिटी भी क्या होती है, करंट लाइबिलिटी नहीं होती है, तो नॉन करंट लाइबिलिटी को लेस करना ही है, जैसे कि हमने इसमें करा था। देखो, नॉन करंट लाइबिलिटी, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल। यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस नहीं दे रखा था, इसलिए हमने वो चीज़ कर दी थी। अब देखो यहाँ एक गेम और हमने यहाँ पे समझा क्या, कि फिक्स असेट में सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग को नहीं लिया, मशीनरी को भी लिया है। क्योंकि मशीनरी भी क्या होती है, एक जगह ला के टिका दिया आपने अपने घर में, या घर में नहीं सॉरी फैक्ट्री में मशीनरी ला के टिका दी, तो ऐसे थोड़ा ना कभी इस रूम में ले आ रहे हो, कभी उस रूम में ले जा रहे हो, तो ये भी फिक्स असेट में क्या होगी, हमारी काउंट होगी। क्योंकि एक बार जब एक जगह ये लग गई तो फिर वो वहीं से क्या करेगी, प्रोसेस करेगी। ऐसे नहीं आप जैसे फोर व्हीलर होती है, गाड़ियाँ हैं, उनको तो एक जगह से दूसरी जगह ले आ सकते हो, लेकिन फिक्स असेट में लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी को यहाँ पर इंक्लूड करना होगा। इस तरीके से हमारी करंट लाइबिलिटी भी आ जाएगी, और करंट रेशो हमारा निकल जाएगा 3,60,000 डिवाइडेड बाई 2,40,000 इज इक्वल्स टू 1.5:1। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। सिर्फ करंट रेशो निकालने के लिए कहा था इसने, जो कि हमने बहुत इजीली निकाल दिया। इस तरीके से आगे वाले क्वेश्चन भी हम अगले वीडियोज़ में करेंगे। तो यहाँ तक के क्वेश्चन करने के बाद एक रिदम पकड़ लो, बहुत सिंपल चैप्टर है, लॉन्ग बहुत मतलब लंबा बहुत चैप्टर है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स होते हैं ये, समझोगे तो। अदरवाइज़ आप चीज़ रट के चलोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, बहुत टिपिकल होने वाली है आप लोगों के लिए। राधे राधे।